नेहरू के बारे में एक टिप्पणी लॉर्ड माउंटबेटन की आपके सवाल के संदर्भ में बहुत सटीक है। जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई सलाहकार नहीं था, न ही उन पर सरदार का कोई अंकुश था। गांधी जी ने क्यों अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को चुना? वाजपेयी तक नेहरू नीतियां एक नए नए रूपों में चलती रही। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की कोई एक तारीख याद करेगा तो वो 8 सितंबर 2022। आज़ादी के बाद से भारत को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नेहरू युग और दूसरा है मोदी युग। इसी सिलसिले को लेकर के हम लोग एक आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जो ये चर्चा करेंगे, उस चर्चा का ये थीम होगा कि मोदी युग और नेहरू युग, इन दोनों में क्या कुछ लक्षण हैं और क्या कुछ विशेषताएं हैं या क्या कुछ अलग है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में बहुत ही सक्रिय तौर पर भागीदार रहे हैं। भारत का जो इमरजेंसी जब लगी थी 75 में, उस दौरान भी बहुत बड़ी भूमिका थी और पहले मीसाबंदी थे। हमारे सबके प्रिय आदरणीय बाबूजी राम बहादुर राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत शुरू करेंगे। बाबूजी, आपका स्वागत है। बाबूजी, सबसे पहले तो जो अभी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें एक चर्चा ये है कि क्या जो सरकार है, पहले की जो सरकार है, नेहरू युग से कहा जा रहा है कि नेहरू युग की छाप थी मोदी सरकार से पहले की सरकारों में, और बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मानी जा रही हैं कि जो अलग हैं। तो मेरा सवाल ये है और ये समझना चाहेंगे हम सब लोगों के लिए कि जो नेहरू जी जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे जब वो प्रधानमंत्री बने, उसमें थी अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी, सांप्रदायिक तनाव था, बहुत सारी जमींदारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उस वक्त उन्होंने जो मॉडल अपनाया भारत के विकास का, जिस तरीके से भी वो पंचवर्षीय योजनाएं या जो भी तमाम चीज़ें लाए, तो क्या उस मॉडल के अलावा और उससे बेहतर कोई मॉडल हो सकता था जो आज हम लोग जिस पे भारत के विकास में ज़्यादा योगदान हो, मॉडल दे पाता? क्या कोई ऐसा मॉडल आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता था? पहली बात तो यह है कि जो आपने सवाल पूछे हैं उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उसको समझ लेंगे तो हम सवाल का सही जवाब दे सकते हैं या सवाल भी सही रूप में सामने आ सकता है लोगों के।
तो मैं पहले पृष्ठभूमि की बात करूंगा और शुरुआत करूंगा इससे कि 1942 में जो भारत से बाहर रह रहे थे उनको भी और भारत में भी जो थे उनको भी ये अनुमान हो गया था कि भारत विश्व युद्ध समाप्त होते ही आज़ाद होगा। तो लुई फिशर नाम का एक पत्रकार हुआ है नामी, उसने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा कि मैं भारत आना चाहता हूँ, मेरे लिए आप यह इंतज़ाम करिए कि मैं वर्धा में गांधी जी के साथ एक सप्ताह रह सकूं। गांधी जी से नेहरू ने बात की, गांधी जी ने हाँ किया। लुई फिशर आए और लुई फिशर की एक छोटी किताब है लेकिन बहुत मशहूर किताब है, वह है 7 डेज विथ महात्मा गांधी। तो ये जो किताब है उस किताब में एक सवाल है और वो सवाल ही वास्तव में आप जो पूछ रहे हैं उसकी भी कसौटी है। लुई फिशर पूछते हैं कि बापू या गांधी जी, अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो आप पहला काम क्या करेंगे? तो गांधी जी कहते हैं कि आज जो सत्ता देश के 4 शहरों में है, उस समय 4 ही महानगर जैसे थे, तो मद्रास में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है और दिल्ली में है। तो उन्होंने कहा कि इन 4 शहरों में जो भारत की सत्ता है, हर तरह की सत्ता, राजनीति की सत्ता भी यहीं पर थी उस समय, संपत्ति की सत्ता भी यहीं पर थी और बुद्धिमानों की सत्ता भी यहीं पर थी। तो सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह की सत्ता इन शहरों में केंद्रित है। मैं उसको भारत के 7.5 लाख गांव में बांट दूंगा, ये गांधी जी ने कहा। अब जब गांधी जी ने ये बात कही तो मैं ये मानता हूँ कि आज़ादी, गांधी जी समझ रहे थे कि आज़ादी आने के बाद लोग आज़ाद सरकार से क्या उम्मीदें करेंगे और इसीलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात की। परंतु आज़ादी जब आई तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज़ादी हमने, भले ये आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी हो, लेकिन जो आज़ादी आई वो समझौते से आई, अंग्रेज़ों की योजना में आज़ादी आई। और वो जो आज़ादी हमने 15 अगस्त 1947 को स्वीकार किया, वो 1942 में भी आ सकती थी और तब भारत का बंटवारा नहीं होता। हमको जो आज़ादी अंग्रेज़ों की योजना में समझौते से मिली, उसके कारण भारत का बंटवारा हुआ और भारत के बंटवारे से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि करीब दुनिया के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में 1.5 करोड़ लोग 3 महीने के अंदर इधर से उधर और उधर से इधर उनको उजड़ करके जाना पड़ा। ये कोई कहीं उदाहरण नहीं मिलता। और जो हत्याएं हुई, हिंसा हुई, दुराचार हुआ, उसकी कहानी अलग है। ये जो हस्तक्षेप हुआ आज़ादी बंटवारे का, उस हस्तक्षेप ने हमारे नेतृत्व की परीक्षा ली। उसी तरह से दूसरी जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ, मैं उसको षड्यंत्र ही कहूँगा, किया कि जब उन्होंने आज़ादी दी तो ब्रिटिश इंडिया को तो आज़ाद कर दिया और वो सौंप दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ की लीडरशिप को, जनप्रतिनिधियों को। लेकिन 562 कई तरह के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 श्वेत पत्र निकाला है
एक निकाला है 48 में और एक निकाला है 50 में। दोनों श्वेत पत्र मैंने देखा है। वो इंडियन स्टेट्स के बारे में श्वेत पत्र हैं। तो उस समय भारत दो हिस्से में था, एक रियासतों वाला भारत था जिसको अंग्रेज इंडियन स्टेट्स कहते थे, और एक ब्रिटिश भारत था जो डायरेक्ट वाइसराय के कंट्रोल में था। जो इंडियन स्टेट्स रियासतें थी वो महारानी के कंट्रोल में थी, महारानी से जुड़े हुए थे। जो भी हो, तो 48 के श्वेत पत्र में 584 रियासतें हैं और 50 के श्वेत पत्र में 554 रियासतें हैं। लेकिन वीपी मेनन, जिन्होंने कि रियासतों के विलय में बड़ी भूमिका अदा की, उनकी किताब में बार बार 562 रियासतों का जिक्र आता है। ये सारी रियासतें स्वतंत्र हो गईं और उनको निर्णय करना था कि हम भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। खैर, उन सब का उन्होंने विलय कर लिया। तो ये बंटवारा एक, दूसरा भारत के बिखराव का खतरा, कोई रियासत अपने को स्वतंत्र घोषित कर दे तो एक कहना चाहिए कि भारत के शरीर पर एक फोड़ा उग जाता। लेकिन वो सब को उन्होंने, सरदार ने बुद्धिमानी से समझा बुझा कर, कुछ रियासतों को फुसला कर और कुछ को धमका करके, परंतु सबको उन्होंने एक किया। और अंततः 15 अगस्त 1947 के पहले ही ज़्यादातर रियासतों का विलय हो गया था। केवल हैदराबाद और जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ ये रह गए थे। अब लेकिन मैं नेहरू जी पर आने से पहले ये आपसे कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान है। और जिस तरह पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं, वो संपन्नता की पृष्ठभूमि है, लेकिन उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में कष्ट उठाए, जेल गए। ये बात और है कि वो जेल जाते थे, फिर तफरीह के लिए यूरोप भी चले जाते थे। हर जेल यात्रा के बाद यूरोप की उनकी यात्रा होती थी और वहाँ ज़रा मौज मस्ती करके फिर आ जाते थे। अच्छा, कुछ संपर्क भी करते थे वो वहाँ लोगों से, वो क्योंकि वर्ल्ड लीडर का उनका सपना था। लेकिन ये प्रधानमंत्री जब बने तो ये विवाद होता है, आज भी वो विवाद है। वो सवाल है कि गांधी जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। क्योंकि एक मधुलिमय नाम के बड़े नेता हुए हैं, समाजवादी नेता, उन्होंने 3 मोटी पुस्तकें लिखी इसी सवाल पर। यानी ये एक रहस्य उन लोगों के सामने भी आज भी बना हुआ है कि गांधी जी ने क्यों अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू को चुना। रहस्य इसलिए बना हुआ है क्योंकि गांधी जी भारत की सत्ता को गांव में पहुंचाना चाहते थे, और जब गांव सोने की चिड़िया होता था तो जितने शहर अमीर होते थे उससे ज़्यादा अमीर होते थे गांव हमारे, और स्वावलंबी होते थे। गांव के लोगों को रोजगार ढूंढने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। हमारे पास एक प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था थी, राज्य प्रणाली थी। गांधी जी उसको जानते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस तरफ देखने की कोशिश नहीं की। और 1927 से लेकर और 1947 तक कहिए, जो जितने साल बनते हैं 20 साल,
2 दशक तक जवाहरलाल नेहरू मास्को को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन उनके मन में एक दुविधा भी थी और इसलिए जवाहरलाल नेहरू का जो के विचारों में, व्यक्तित्व में दोहरापन है, द्वैत है, द्वंद्व है और एक विचार दूसरे से टकराता है, फिर उसमें से संश्लेषण निकलता हो यानी सिंथेसिस निकलती हो, ऐसा नहीं है। हाँ, रास्ते बदलते रहते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक इंटरव्यू दिया है 2 लोगों को और लॉर्ड माउंटबेटन के इंटरव्यू में ये बात मैंने जो नोटिस की, उसने किस तरह से भारत को आज़ादी दी और देश का बंटवारा हुआ आदि, उस प्रकरण में नेहरू के बारे में एक टिप्पणी लॉर्ड माउंटबेटन की आपके सवाल के संदर्भ में बहुत सटीक है। वो ये कि लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि नेहरू स्वयं कोई फैसला नहीं कर पाते थे, हर फैसले के लिए गांधी जी के पास जाते थे। तो मतलब ये कि 30 जनवरी 1948 तक गांधी जी छोटे बड़े जितने फैसले नेहरू के फैसले हैं वो गांधी जी के फैसले, और इससे नेहरू को कोई अड़चन नहीं है। लेकिन 30 जनवरी 1948 के बाद जब नेहरू को स्वयं फैसले लेने पड़े तो उन्होंने अपने ढंग से फैसले लिए और उसमें उनसे गलतियां हुई। उसी तरह से 15 दिसंबर 1950 तक सरदार पटेल जीवित हैं और अगर मुझे ठीक तारीख याद है तो 12 दिसंबर 1950 की वो तारीख है जब सरदार मुंबई जा रहे हैं, इस उम्मीद से जा रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो थोड़ा स्वस्थ होकर के लौटेंगे। तो उनको विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर पूरा मंत्रिमंडल है, उसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू स्वयं कर रहे हैं। परंतु 2-3 दिन बाद सरदार चले गए। मेरा ये मानना है कि अगर सरदार कुछ साल और जीवित रहते तो संभव था कि 2 संभावनाएं हो सकती थी। एक तो ये होता कि नेहरू सही फैसले करते या फिर कांग्रेस टूट जाती और नेहरू अपनी स्वयं की पॉलिटिकल पार्टी बनाते। ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में और लोगों के मेमोयर में, लोगों की जीवनी में ये है तत्व। लेकिन सरदार के जाने के बाद, गांधी का पहला, सरदार दूसरे हैं, के जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू के लिए कोई सलाहकार नहीं था, न ही उन पर सरदार का कोई अंकुश था। और अब नेहरू निरंकुश हैं। नेहरू सबसे बड़े नेता हैं और एक ऐसा व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहा है जो मास्को मॉडल से प्रभावित है। तो उन्होंने वे रास्ते चुने और उनको ऐसा लगता था, जवाहरलाल नेहरू को या नेहरू जी को, कि इस रास्ते से भारत में औद्योगिक क्रांति होगी, इस रास्ते से भारत में समृद्धि आएगी और इस रास्ते से भारत जो है वो जल्दी से जल्दी गरीबी से, जो सबसे बड़ा सवाल उस समय था, वो 3-4 सवाल थे। नंबर 1, जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनका पुनर्वास, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और दिल्ली के आसपास जो हलचलें थी, दिल्ली के आसपास
कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं के नेतृत्व में जो है पुनर्वास का बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ। सब लोग बसाए गए। वो उसमें सुंदरबन में भी कुछ लोग बसाए गए, कुछ लोग बंगाल में बसाए गए, और इस तरह से करके पुनर्वास का एक की बड़ी चुनौती थी उस समय। दूसरी चुनौती थी कि भारत किस रास्ते जाएगा। तो 1935 के संविधान से ही जो पहला चुनाव 1937 में हुआ था, उससे ये करीब करीब तय हो गया था कि भारत संसदीय लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा, और भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया भी। लेकिन जो किताबी राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, जो किताबी ज़्यादा हैं, भारत की समझ वाले कम हैं, उन लोगों को आशंका थी कि भारत संसदीय लोकतंत्र के रास्ते पर उस तरह से नहीं बढ़ पाएगा जिस तरह से कि पश्चिम में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ है। और इसलिए उनको ये लगता था कि लोग अपना जनप्रतिनिधि ठीक से नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि निरक्षर हैं, साक्षरता बहुत कम है, गरीब हैं। पार्टी और संसदीय लोकतंत्र के लिए 4 जो स्तंभ माने जाते हैं, उन चारों स्तंभों में चारों का भारत में अभाव था। यानी शिक्षित मतदाता, पार्टी सिस्टम, लोकतंत्र की एक परंपरा और राजनीतिक जागरूकता। तो ये चारों चीज़ें पश्चिमी विद्वानों को लगता था कि भारत में है ही नहीं। ये सच नहीं है। भारत के रक्त में, भारत की हवा में, भारत के वायुमंडल में लोकतंत्र है, और सदियों से है। जब से ये पृथ्वी है तब से है, और इस वजह से अशिक्षित लोगों ने सही फैसले किए। इसका लंबा इतिहास है। और 1952 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू स्वयं भी डरे हुए थे कि कांग्रेस को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। 1952 के चुनाव में बहुत सारे भ्रम थे। नेहरू को भी भ्रम था, और नेहरू के समकक्ष जो उनके पुराने साथी थे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या दूसरी तरफ उनके साथी भी थे, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टियां, तीसरी तरफ हिंदू महासभा और जनसंघ। तो ये, लेकिन लोगों ने स्वाधीनता आंदोलन के वाहक के रूप में उस कांग्रेस को चुना जिसको का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और पूरे देश में चुना। और यही भारतीय जनता का सचमुच वो परीक्षा थी, और भारतीय जनता उस परीक्षा में सफल हुई। यानी निर्णय उसने लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में किया। 52 के चुनाव से पहले जो आपने पूछा है कि 1951 में ही जो संविधान संशोधन करवाया गया नेहरू जी ने, तो मैं ये कहूँगा उस संशोधन से जो हुआ वो तो एक बात है ही जिसको सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पहली बात कि क्या वो संशोधन ज़रूरी था। दूसरी बात कि क्या आप वो संशोधन संवैधानिक था। तीसरी बात कि उस संशोधन से आपने जवाहरलाल नेहरू ने अपने को किस रूप में अभिव्यक्त किया। ये 3 बातें हैं।
तो पहली बात यह कि वो संशोधन गैर जरूरी था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन न उनके पास गांधी थे, न उनके पास पटेल थे, नेहरू को स्वयं फैसला करना था। और नेहरू लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेट हैं। ये जो लोग कहते हैं वो न डेमोक्रेसी जानते हैं, न लोकतांत्रिक होने का मतलब जानते हैं। नेहरू के स्वभाव में शुरू से ही एक तानाशाही का तत्व रहा है और वही तत्व संविधान संशोधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें वो जो व्यक्ति पूरी अपने राजनीतिक कैरियर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है, उसका आश्वासन देशवासियों को दे रहा है, वह व्यक्ति अवसर आते ही सबसे पहले बोलने, लिखने, पढ़ने की आज़ादी छीन रहा है। यानी ये कौन कर सकता है? अच्छा, लिखने के दबाव में। दूसरा कि संविधान बनने की प्रक्रिया का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया है, निस्संदेह, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन और संविधान के बनने जो संविधान बन करके मूल संविधान आया, उस मूल संविधान में ही लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद 368 है, 368, जिसमें संविधान कैसे संशोधन किया जाएगा इसकी व्यवस्था, इसके बारे में प्रावधान है। तो जो मैंने कहा कि क्या वो संवैधान जो संशोधन था वो संवैधानिक था, तो 368 को कोई अगर देखेगा तो कहेगा कि नहीं, वो संविधान संशोधन असंवैधानिक था। और इसलिए मैं कहूँगा कि संविधान के साथ पहला मजाक, पहला खिलवाड़ जवाहरलाल नेहरू ने किया। असंवैधानिक इसलिए था क्योंकि दोनों सदनों से उसको पारित होना चाहिए। जिस लोकसभा ने पारित किया वो लोकसभा थी ही नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परिवर्तित हो गई थी प्रोविजनल पार्लियामेंट में, यानी अस्थाई लोकसभा थी वो। कुछ दिनों बाद चुनाव होने जा रहे थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, जब मैं आपको एक अभी मुझे नई बात सूझ रही है, वो ये है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाए, लेकिन सुकुमार सेन नाम का व्यक्ति, सुकुमार सेन पश्चिम बंगाल में उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, और उनको, सुकुमार सेन को विधान चंद्र राय से बात करके जवाहरलाल नेहरू खुद ले आए। यहाँ उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया, और उसके बाद जब उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज ले लिया तो जवाहरलाल नेहरू ने एक दिन उनको, सुकुमार सेन को बुलाया और कहा कि आप 2-3 महीने में चुनाव करवा दीजिए। तो सुकुमार सेन ब्यूरोक्रेसी की जो श्रेष्ठ परंपरा है कि राजनीतिक नेता चाहे जो कहें, परंतु वो वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, जो नियमों में है, जो तरीके में है, जो पद्धति में है। तो सुकुमार सेन ने कहा कि पंडित जी, वो चुनाव तो आप जैसा चाहते हैं आनन फानन में नहीं हो सकता, मुझे तो पहले पूरे देश में चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
मतदाता सूची से लेकर के और इलेक्टोरल जो है वो बूथ बनाने से लेकर के सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके करें, परंतु आप जो चाहते हैं उस टाइम टेबल में नहीं हो सकता, मना कर दिया। मेरा अपना मानना ये है कि सुकुमार सेन अगर जवाहरलाल नेहरू, एक तो जवाहरलाल नेहरू का ये कहना भी मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि या तो बहुत जल्दबाजी थी उनको, और इस देश की कितनी समझ थी उनको, इससे भी पता चलता है कि इस देश की सही समझ नहीं थी उनको, क्योंकि चुनाव इस महादेश में उस समय कराने के लिए कोई तंत्र नहीं था। 1937 का जो चुनाव हुआ था या 1945 के जो चुनाव हुए थे वो लिमिटेड इलेक्टोरल रोल पर हुआ था। ये तो हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिल गया था संविधान से, तो वोटर लिस्ट भी ठीक करनी थी। अब इधर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, नेहरू के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है और लोग संविधान के अधिकारों का इस्तेमाल करके उनका जो हक है वो कोर्ट के जरिए प्राप्त करने लगे थे। इसके तमाम उदाहरण हैं, उसको में जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। लिहाजा जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इसको लोगों के अधिकारों को कम करना चाहिए और उन्होंने वो संविधान का संशोधन रखा। 12 मई 1951 को उन्होंने संविधान संशोधन का रखा। आज तक संविधान के उस संशोधन के बारे में किताबों में जिक्र है कि ये धाराएं संशोधित की गई, लेकिन किसी ने इस तरह से नहीं कहा है कि वो असंवैधानिक संशोधन था। हाँ, संकेतों में ये ज़रूर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो के सामने जब ये आया, यानी 29 मई 1951 को अंततः संविधान संशोधन पारित हो गया। पहले सेलेक्ट कमेटी हो गया और सब हुआ, बड़ी बहस हुई, वो सब इस समय प्रासंगिक नहीं है। अंततः पारित हो गया और जब राष्ट्रपति के पास वो 18 जून में गया है ये, तो बहुत दिनों तक राजेंद्र बाबू ने उसको अपने पास रखा और अंततः लोगों से सलाह की, क्योंकि उनकी जो चेतना थी, संवैधानिक चेतना थी, उनकी जो संविधान के बारे में समझ थी और भविष्य की जो चिंता थी, लोकतांत्रिक जो जीवन मूल्य उनमें थे, उसका तकाजा ये था कि इसको वो लौटा दें। लेकिन उस क्या करें क्या न करें इस दुविधा में राजेंद्र बाबू पड़े हुए थे और अंततः एक संविधान सभा के ही एक सदस्य को उन्होंने अपनी सलाह के लिए बुलाया जो विशेषज्ञ थे और उनसे कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप साइन कर दीजिए। उन्होंने साइन कर दिया। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू ने उनके काम को दो हिस्से में उस समय देख सकते हैं। एक हिस्सा ये है कि 2 सितंबर 1946 को वे अंतरिम जो सरकार बनती है उसमें वो उपाध्यक्ष हैं। हम प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्रेसिडेंट तो वाइसराय था, ये वाइस प्रेसिडेंट थे और उनकी कैबिनेट थी कि ये नेहरू जी ने जो रास्ता चुना उस पर वैश्विक प्रभाव था जी। दुनिया में कम्युनिज्म सोशलिज्म की हवा थी, तो भारत उसमें से गायब था और हमारे यहाँ जो स्वाधीनता आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन जो भी रहा है,
उसमें सब लोगों ने इस बात की पर जोर दिया है कि भारत को का अपना रास्ता अपना है। नेहरू जी ने जो रास्ता चुना वो भारत का रास्ता नहीं था। उस पर वो जो यूरोप में प्रयोग हो रहे थे उसका की छाप थी, रूस की छाप थी। इसलिए ये समाजवाद घोषित नहीं किया उन्होंने, लेकिन मन में ये था और उसके के अनुसार नीतियाँ बनने लगी कि जवाहरलाल नेहरू भारत में समाजवादी प्रगतिशील एक नेतृत्व के रूप में जाने जाएं और विश्व में वो विश्व नेता के रूप में जाने जाएं। ये दो मोटे उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं। विश्व नेता कोई बनता है जब उस देश की दुनिया में कोई स्थान होता। उस मोर्चे पर भी वो विफल हुए और यहाँ जो उन्होंने नीतियाँ बनाई उस नीतियों में स्पष्टता न होने के कारण विपक्ष जो था उस विपक्ष को ध्यान में रखकर, यानी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट को ध्यान में रख करके कांग्रेस की नीतियाँ बनी और वो उसमें समाजवाद अंततः 1955 में आवड़ी में उन्होंने सोशलिज्म को स्वीकार भी किया। उसका क्षरण यहाँ तक हुआ है कि जब ये दिखाई पड़ा कि ये PSUs काम नहीं कर रहे हैं तो एक वित्त मंत्री भारत में ऐसे भी हुए हैं जो वहाँ उन कुछ घरानों की मदद के लिए ब्यूरोक्रेसी के उन अफसरों को उस बीमार PSUs में डाल CO के रूप में, OSD के रूप में डाले जाते थे, जो उसको और बीमार बनाते थे ताकि दूसरे लोग जो बड़े घराने हैं वो उसको खरीद सकें कौड़ी के मोल। ये एक सिलसिला चलता रहा और उस सिलसिले को जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के बाद उसी भ्रम में इंदिरा गांधी ने भी चलाया। इंदिरा गांधी ने नेहरू ने जितनी गलती की उससे एक कदम और ज़्यादा बढ़ कर के उन्होंने गलती की। 1980 में इंदिरा गांधी ने, नेहरू का फोकस औद्योगिक उत्पादन पर था। नेहरू ने एक जो उल्लेखनीय अच्छा काम किया था जिसकी तरफ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो पेटेंट कानून का निर्माण था। और नेहरू ने जिस पेटेंट कानून का निर्माण करवाया उससे हमारे यहाँ दवा कंपनियाँ 1995 तक हमारे यहाँ दवा कंपनियों की भरमार थी और दुनिया में सबसे सस्ती दवाएं भारत की छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां पैदा कर रही थी। मैं उस पर बाद में आऊँगा कि उसको कैसे पलट दिया गया है और राजीव गांधी ने पलटा उसको। नेहरू के खाते में कुछ अच्छे काम भी हैं, मैं ये कहूँगा, लेकिन संसद में उनका जो रोल है वो कई मायने में बहुत सराहनीय रोल है। लेकिन नेहरू जी सामुदायिक विकास योजना को जब 1957 में रिव्यू किया गया तो उन्होंने पाया कि ये तो रत्ती भर भी वो योजना ज़मीन पर नहीं उतरी थी। तो रिव्यू के बाद जो है उनको ख्याल में आया कि क्या किया जाना चाहिए। तब वो गांधी की तरफ लौटे और पंचायती राज व्यवस्था की तरफ उनका ध्यान गया। उसके लिए कई लोग जिम्मेदार हैं, उसमें जयप्रकाश नारायण जिम्मेदार हैं, उसमें बलवंत राय मेहता जिम्मेदार हैं, जो लोग गांधीयन थे। अंत में नेहरू को समझाया और फिर पंचायती राज, लेकिन पंचायती राज को जो अधिकार मिलना चाहिए था वो उनके ज़माने में भी नहीं मिला, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी नहीं मिला। हाँ,
अंततः एक अफसर थे जिनको जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ थे, उनका नाम था विनोद पांडे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को जब वित्त मंत्री से हटा दिया तो विनोद पांडे को पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर भेज दिया। कहाँ? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में। विनोद पांडे बहुत गजब के अफसर थे। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की फाइलों को खंगाल करके उन्होंने खोजा और पाया कि ये अगर पंचायती राज प्रणाली को ठीक से लागू किया जाए तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो राजीव गांधी बोफर्स के कलंक से ध्यान लोगों का हटेगा, दूसरा गांधी जी जो चाहते थे वो प्रणाली वापस आ सकती। तो उन्होंने वो पूरा ड्राफ्ट राजीव गांधी के सामने रखा। विनोद पांडे किसी प्राइम मिनिस्टर से भी बराबरी के स्तर पर बात कर सकते थे और भारी ज्योतिषी भी थे। तो हर प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे अपने भविष्य की कुंडली भी दिखाता था। विनोद पांडे ने उनके सामने वो रखा कि ये अगर आप संविधान में संशोधन करके और ये ले आते हैं तो बोफर्स का जो दाग है आप पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो राजीव गांधी को बड़ा आकर्षण हुआ, लेकिन राजीव गांधी दिल के साफ आदमी थे, नेक इंसान थे, राजनीति उनको आती नहीं थी, सलाहकारों से चलते थे। लोकसभा में वो पारित हुआ और जब लोकसभा में पारित हो गया तो उनके सलाहकारों ने उनसे कहा कि आप इसको राज्यसभा में गिरा दीजिए और हम मीडिया के जरिए ये बता देंगे कि विपक्ष के कारण से ये पारित नहीं हो सका। तो जो उस न पारित होने का ठीकरा है वो विपक्ष पर जाएगा, इससे चुनाव में मदद मिलेगी। तो लिहाजा वो राज्यसभा में गिर गया या गिरा दिया गया। परंतु जब पीवी नरसिंह राव आए तो उन्होंने उसको फिर से पारित कराया और इस तरह से 1993 में वो 73वां संविधान संशोधन और 74वां आया। अब हमारे यहाँ एक विवाद आज भी है और पहले भी था और वो भविष्य में भी बना रहेगा कि जो ब्यूरोक्रेसी अंग्रेज़ों ने हम अपने शासन के लिए साम्राज्य की मजबूत करने के लिए बनाई, उस ब्यूरोक्रेसी में कुछ गुण है या उस ब्यूरोक्रेसी को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और नया तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। ये एक विवाद का विषय है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी एक तंत्र के रूप में भारत का शासन चलाने के लिए उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है इस पर ज़्यादा निर्भर करता है। और मुझे एक बार 1993 में चंद्रशेखर जी से बात करने का मौका मिला तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने महसूस किया कि भारत जब संकट में आएगा तो 4 ताकतें हैं जो भारत को संकट से बचा सकती हैं, उसमें से एक ब्यूरोक्रेसी। तो अभी प्रधानमंत्रियों के जो रवैये रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हर प्रधानमंत्री ने ब्यूरोक्रेसी को उचित माध्यम माना है, यानी उसका कोई विकल्प अभी नहीं ढूंढा जा सका। मैं अब आता हूँ इस बात पर कि क्यों हम ये कहते हैं या मैं कहता हूँ कह सकते हैं या मेरी राय है, क्यों मेरी ये राय है कि 2013 तक नेहरू युग था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू जी ने जो अपने शासन काल में जो उनका लंबा चला है
अगर 52 से ही ले लें तो 64 तक तो रहा ही, 13-14 साल रहा है। तो इन 13-14 सालों में उन्होंने जो रास्ता बनाया, उसी रास्ते पर 2013 तक सरकारें चलती रहीं और उसमें मामूली संशोधन हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर प्रवृत्तियां वही रही हैं। और नेहरू जी के ही समय में, नेहरू जी के सबसे एक ज़माने में करीबी व्यक्ति, जो इस देश की मेधा के सबसे बढ़िया उदाहरण थे, सी राजगोपालाचारी, नेहरू जी के जीवन में ही नेहरू जी की नीतियों को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले चुनौती दी, और चुनौती ही नहीं दी, उस बुजुर्ग अवस्था में उन्होंने बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी 1960 में। जवाहरलाल नेहरू 4 साल थे तब तक। यानी समाजवाद के रास्ते को और समाजवादी रास्ते को से हमारा देश उन समस्याओं से निजात नहीं पा सकता, उन समस्याओं से पार नहीं हो सकता जो हमारे सामने चुनौती के रूप में हैं। ये बात किसी ने कही तो सी राजगोपालाचारी थे। अब सी राजगोपालाचारी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र चेता राजनीतिक नेता थे। 1937 के चुनाव में जो उस समय मद्रास था, उसमें वो कांग्रेस में थे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन 1942 में जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस गलत रास्ते पर है, तो कांग्रेस से अलग हो गए। परंतु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो आए, फिर हमारे पहले वो गवर्नर जनरल भी हुए। नेहरू जी चाहते थे, यानी नेहरू जी के मन में सी राजगोपालाचारी के प्रति एक आदर का भाव था और वो ये भी चाहते थे कि ये पहले राष्ट्रपति बने। तो उसका कारण ये था कि सी राजगोपालाचारी की प्रतिभा से दुनिया के जो डिप्लोमेट भारत में, दिल्ली में थे, वो बड़े प्रभावित थे। उस सी राजगोपालाचारी ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आपकी सारी नीतियां जो है वो भारत के हित में नहीं है, और उन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई। और उस स्वतंत्र पार्टी में उस समय के राजे महाराजे तो आए ही, जिस व्यक्ति का कोई नाम नहीं लेता लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वो मीनू मसानी है। स्वतंत्र पार्टी में मीनू मसानी भी आए और बड़ौदा से जीत करके आए मीनू मसानी। जवाहरलाल नेहरू के जीवित रहते जो 4 उपचुनाव हुए थे, उन 4 उपचुनावों में 3 उपचुनाव में विपक्ष जीत करके आया था, और जवाहरलाल नेहरू को लग गया था कि अब कांग्रेस के दिन लदने जा रहे हैं। तो एक जगह से जे.बी. कृपलानी जीत कर आए थे, यही उत्तर प्रदेश के में मुरादाबाद की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। बड़ौदा से मीनू मसानी जीत करके आए थे स्वतंत्र पार्टी से। फर्रुखाबाद से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीत कर आए थे। केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय हार गए थे। तो स्वतंत्र पार्टी जो राजगोपालाचारी ने बनाई, और उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्रों को महत्व मिलना चाहिए। अब आप देखिए, मैं जो 2013 तक नेहरू की लीक पर ही चलने का, जो मैं सारी सरकारें चलती रही हैं, वो उसमें सभी हैं जो जितनी सरकारें उस समय आई हैं। राजगोपालाचारी ने जो सुझाव दिया था, अगर 60 में ही वो लागू होता, 52 में लागू होता तो और अच्छा होता। उसके लिए बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन अंततः निजी क्षेत्रों को महत्व मिला और
वो निजी क्षेत्रों को महत्व जो 1991 में मिला, जिसको ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण या और सब कहा गया, तो दरअसल मेरा ये कहना है कि 1991 में जो औद्योगिक नीति आई वह जवाहरलाल नेहरू के ही रास्ते पर थी, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। फर्क इतना ही था कि लाइसेंस और कोटा राज उन्होंने समाप्त किया, परंतु आर्थिक नीतियों में मौलिक परिवर्तन 2014 के बाद शुरू हुआ उसका। हाँ, और वो अब दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2013 तक तो नेहरू युग है हर तरह से। विदेश नीति के स्तर पर नेहरू की नीतियाँ चल रही थी, वो गलतियाँ बार बार दोहराई जा रही थी। कोई साधारण मनुष्य भी से उम्मीद ये की जाती है कि आप एक गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ की भारत सरकार जो है एक ही गलती को बार बार दोहराती रही। विदेश के स्तर पर भारत 2014 के बाद भारत सरकार से और भारत से जो केंद्र की सरकार से जो उम्मीद की जाती है वो ये कि आप भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, पहली बात। इसके बारे में ध्यान पहले की केंद्र सरकारों ने कम दिया है, मार खाने के बाद दिया है, लेकिन कम दिया है। अच्छा, जिनसे बहुत उम्मीद थी कह सकते हैं, जिनका बहुत नाम भी लिया जाता है, वो लाल बहादुर शास्त्री का, तो उनको 18 महीने मिले हैं, एक बात। दूसरा ये ठीक है कि उन्होंने कड़े फैसले किए, लेकिन ताशकंद समझौता उनके खाते में जाता है। इंदिरा गांधी करीब 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और उसके बावजूद आप जो है वो 71 की जीती हुई वापस करते हैं और शिमले में समझौता करते हैं। उसी तरह से और लोगों ने गलतियां की है, पीवी नरसिंह राव तक और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी तक। वाजपेयी तक नेहरू नीतियां एक नए नए रूपों में चलती रही और कभी रूस हमको डिक्टेट करता था, कभी अमेरिका डिक्टेट करता था। 2014 के बाद पहली बार ये जो लोग जिस क्षेत्र के माहिर हैं, जिस क्षेत्र के जानकार हैं, वो महसूस करने लगे हैं कि नीतिगत परिवर्तन हुआ है, नेतृत्वगत परिवर्तन हुआ है और अपने आस्थाओं के बारे में, अपनी रीत नीति के बारे में और अपने स्वयं के बारे में एक कहना चाहिए कि आत्मविश्वास का भाव भारत में आया है। और उस तरह का भाव आया है जिस तरह का भाव 1905 से लेकर 1908 के बीच में भारत में जो पुनर्जागरण का प्रवाह था, उस पुनर्जागरण की चेतना 2014 में फिर से बहने लगी है। हमारे यहाँ जैसे अब जैसे मान लीजिए भाषा का ही प्रश्न है, उसको ही अगर हम एक शुरुआत करते हैं, अभी मेरे ध्यान में आया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब महर्षि दयानंद कलकत्ता गए तो संस्कृत में बोल रहे थे। केशव चंद्र सेन उस जमाने का बंगाल का सबसे बड़ा व्यक्ति था,
जिनको सब लोग आदर से देखते थे, केशव चंद्र सेन ने उनको टोका और कहा कि बंगाल का जो भद्र लोक है वो हिंदी समझता है, आप हिंदी में कोशिश करिए। और दयानंद की बोली बदल गई। महर्षि दयानंद ने फिर उसके बाद हिंदी में बोलना शुरू किया। यानी एक गुलामी के काल में भी भाषाई सांस्कृतिक एकता भारत में थी। अंग्रेज़ों ने हमको समझा दिया कि यहाँ 4 भाषा परिवार है, एक आर्य भाषा परिवार है, एक द्रविड़ भाषा परिवार है, एक कोल भाषा परिवार है, एक किरात भाषा परिवार है। अब 2 विद्वानों ने, अमेरिका का एक लिंग्विस्टिक विद्वान है, एमेन्यू नाम है उसका, एमेन्यू ने सबसे पहले कहा, अभी वो 2 साल पहले एमेन्यू की डेथ हुई है, 2005 में हुई है कहना चाहिए, 101 साल का होकर के मरा। उसने पहली बार कहा कि भारत एक भाषाई क्षेत्र है। तो भाषा, संस्कृति, सभ्यता और हमारा प्राचीन इतिहास, इसके बारे में एक नई चेतना, नए अवेयरनेस जिस देश में पैदा होती है, वही देश फिर नीतियों के स्तर पर, निर्णयों के स्तर पर, रोज़मर्रा के व्यवहार में फिर वो बदलने लगता है। और छोटे छोटे बदलाव बड़े परिवर्तन के स्वरूप में प्रकट होते हैं। 2014 से उसकी शुरुआत हुई है और वो 2014 में जो शुरुआत हुई उसके कुछ उस समय लक्षण थे 2019 तक। सबसे बड़ा लक्षण यह था कि 2019 तक लोगों को, पूरी दुनिया को ये लग गया कि एक भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, जो भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से बराबरी पर बात कर सकते। नहीं तो उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, समय मांगने के लिए हमारा जो राजदूत था वाशिंगटन में, वो महीनों कवायद करता रहता था। CIA के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो अब पब्लिक हो गए हैं, 1971 के अगर आप पढ़ें, मैंने उसको पढ़ा है क्योंकि हमारी उसमें रुचि है, तो अगर मुझे ठीक याद है तो A.N. झा हमारे राजदूत हैं वहाँ। इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री कार्यालय A.N. झा को कह रहा है कि हमको जो है वो राष्ट्रपति से बात करनी है। इंदिरा गांधी के लिए राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लेने में कई महीने लगे और अब 2014 में उसी तरह से आप दूसरा उदाहरण जो मुझे ध्यान में आ रहा है, मास्को में पंडित विजयलक्ष्मी पंडित को राजदूत बना करके जवाहरलाल नेहरू ने भेजा और वो मेरा ख्याल है स्टालिन थे, वापस कर दिया, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को भेजा गया। यानी तब हमारे बारे में जो ख्याल थे वो ख्याल कोई नरसिंह राव तक, वाजपेयी जी तक, वो सब चलते रहे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन कई क्षेत्रों में, जैसे जवाहरलाल नेहरू के समय में, खास करके विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नींव उस समय पड़ी, उसका कह सकते हैं कि उससे फिर भारत को जब अवसर मिला है तो परमाणु ताकत के रूप में भी हमने अपने को प्रकट किया है, दिखाया है। लेकिन विदेशी दबाव भी था कि नरसिंह राव विस्फोट का फैसला नहीं कर सके, वो वाजपेयी जी को करना पड़ा। और अभी वो सिलसिला चल रहा है और मैं अब आप पूछेंगे तो बताएंगे हम, लेकिन मेरी समझ से जैसे 8 सितंबर जिस क्रम में हम लोग बातचीत कर रहे हैं,
8 सितंबर 2022 को हम अभी नोटिस न करें, हो सकता है कि कुछ लोगों को 8 सितंबर 22 का महत्व समझ में ना आवे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में कोई अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की कोई एक तारीख याद करेगा तो वो 8 सितंबर 2022, जिस दिन दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली बात ये हुई है कि चीन, जो दुनिया की महाताकत होने का भ्रम पाल रहा है, उसकी सेनाएं फिर से लद्दाख के पूर्वी इलाके में वहाँ वापस जाने लगी हैं और 12 तारीख तक वो वापसी पूरी हो जाएगी। वो भी 8 को हुआ है और 8 की शाम को प्रधानमंत्री ने वो जो संबोधन किया वो तो ऐतिहासिक है ही अपने आप में, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का उस जगह पर उस मूर्ति की स्थापना, जहाँ दरअसल आने जाने वाले हर कोई कभी ये याद करते थे कि हम परतंत्र हैं, गुलाम हैं, अब वहाँ आने जाने वाले ये याद करेंगे कि नहीं, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, वो उस स्थान पर स्थापित हो गया और अब वो पूरा जो है वो कर्तव्य पथ के रूप में आ गया है। तो कहना चाहिए कि ये बहुत, मेरी नज़र में तो बहुत बड़ी घटना है ये, और दरअसल छोटी छोटी घटनाएं ही इस तरह का नया परिणाम लाती हैं। तो अब आज के अखबारों में है कि और कि कितनी बड़ी संख्या में लोग कल वहाँ देखने के लिए गए थे। वो बढ़ते रहेंगे, सारे देश भर से लोग आएंगे। तो कुछ प्रतीक, यानी परिवर्तन के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ प्रतीक खड़े किए जाएं और उन प्रतीकों को, माने सही प्रतीकों को चुनना नेतृत्व की कसौटी होती है। मोदी जी ने सही प्रतीकों को चुना है। कुछ प्रतीक का मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए सरदार पटेल की जो मूर्ति है, तो 2013 में उन्होंने एक अभियान चलाया था कि किसान, उनके पास जो भी कुछ खेती होती के लिए इस्तेमाल होने वाला फालतू चीज लोहा हो वो जमा करें। उसमें से सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी है, तो सारा देश उस मूर्ति से जुड़ गया है और वो एक ऐसा स्थान बन गया है जिसको जहाँ जा कर के सरदार पटेल को भी जानने का लोगों को अवसर मिलेगा, उनके योगदान को भी जानने का अवसर मिलेगा। और मैं ये कहता हूँ कि सरदार पटेल अगर ना होते तो आज जिस रूप में भारत है उस रूप में भारत शायद नहीं होता। उस हिस्से को मैंने ध्यान से पढ़ा है, जो देसी रियासतों के विलय का हिस्सा है, तो वो बहुत कठिन काम है। और ऐसे समय में सरदार ने वो काम किया है जिस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, वो हार्ट के मरीज थे और उसके बावजूद वो यात्राएं कर रहे हैं। कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने रियासतों के विलय की शुरुआत मयूरभंज से की, उस मयूरभंज से जहाँ की एक महिला आज राष्ट्रपति। उस मयूरभंज में ही उन्होंने ये निर्णय किया कि इसका कुछ हिस्सा बिहार में चला जाएगा, जो आज झारखंड है। तो ये वो एक प्रतीक खड़ा किया उन्होंने,
सरदार ने भी अपने जीवन में के.एम. मुंशी को ये काम सौंपा था कि आप सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराएंगे। वो एक सही प्रतीक था उस समय, और उसके खिलाफ थे नेहरू। तो के.एम. मुंशी ने उनसे कहा कि मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन ये सरदार का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। अलग ट्रस्ट बनाया, भारत सरकार से कोई पैसा नहीं लिया। उसी तरह से वो ये जो दो प्रतीक और का इसी कड़ी में आप याद कर सकते हैं। अयोध्या का जो निर्माण हो रहा है और जो विश्वनाथ धाम बना है, कोई जाएगा वहाँ देखेगा। तो मैं 3 साल पहले वहाँ गया था जब शुरुआत हुई थी, और अभी हम फिर गए थे देखने। मेरा ख्याल है जिस दिन हम गए थे, यानी 1 तारीख को, 1 सितंबर को, तो शाम को मैं और हमारे साथ कई लोग थे। जब हम लौट करके आए तो नृपेंद्र मिश्र जी ने मुझसे पूछा कि आप विश्वनाथ धाम गए थे? मैंने कहा कि हाँ गया था। तो मैंने उनसे कहा कि कल्पना से परे है जो बना है। तो उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा कि आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। और सचमुच कोई अगर जाएगा तो देखेगा, और जिसने पहले देखा हो न भी देखा हो, तो सचमुच जो बना है वो कल्पना से परे। अब उस विश्वनाथ धाम में सीधे गंगा से एक तो जुड़ गया है, दूसरा 50,000 से ज़्यादा लोग एक साथ उस मंदिर परिसर में मतलब दर्शन के लाइन में खड़े हो सकते हैं। खूब खुला हुआ है, साफ सफाई है, और किस तरह से शासन का, यानी पुलिस को एक आप अच्छे काम में लगा सकते हैं, इसका भी वो वहाँ उदाहरण है। क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में कुछ लड़के थे, तो मुझे ये लग रहा था कि ये सब तो पुलिस वाले हैं लेकिन सादे वेश में हैं। तो मैंने एक को बुलाया, या वो उसको शायद बता भी दिया गया था हमारे बारे में, तो वो मेरे साथ बाहर आया। तो वो सिपाही है। ऐसे 700 लोग वहाँ पर सादे वेश में, जो दर्शनार्थी हैं उनकी मदद के लिए, हाँ, सेवा भाव से लगे हुए। मतलब मैं ये कहूँगा कि एक जिस तरह का, चाहे आखिरी बात मैं अपनी ओर से पूरी करता हूँ, वो ये है कि हमारे महापुरुषों ने जिस तरह के भारत के बारे में सोचा था, चाहे उसमें महात्मा गांधी हों, तो पहले क्या था कि हर दल, हर राजनीतिक नेता का अपना एक आइकन होता था। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने महापुरुषों का एक समन्वय किया, यानी उनके लिए अंबेडकर का उतना ही ऊंचा स्थान है जितना वो महात्मा गांधी को सम्मान देते हैं, जितना वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सम्मान देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो उपेक्षित से ही थे। अभी आज ही कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी अखबार में शायद आया है कि नेताजी की अस्थियां जापान से मंगवानी थी। तो पंडित नेहरू ने विधान चंद्र राय को पत्र लिखा। वो जो पत्र है, उस पत्र में वो कहते हैं कि ये अगर नेताजी के परिवार के लोग चाहें तो वो अस्थियां मंगाई जा सकती हैं, लेकिन उन अस्थियों को दिल्ली नहीं ले आना है, आप कलकत्ता में ही कहीं पर उसका की स्थापना करिए।
अब और ये आज देखिए क्या हो रहा है। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों गहरे मित्र थे जी। एक ज़माने में। नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के 1933 से कहना चाहिए कि 1933-34 से लेकर 1940 तक दोनों एक दूसरे के पूरक थे। मित्र तो थे ही, राजनीतिक माने वो कॉमरेडशिप भी थी उनमें। 40 में वो टूट गया। और क्यों टूट गया? क्योंकि नेताजी फैसला अपना स्वयं करते थे और नेहरू जी, जैसा मैंने कहा, वो फैसला स्वयं अपना नहीं करते थे, उनका फैसला कहीं और होता था, तो टूट गया। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी, दोनों ने लंदन में छपवाई अपनी आत्मकथा, एक साथ छपी 1936 में। संभवतः सुभाष चंद्र बोस की जो बायोग्राफी है जो उनकी लिखी हुई है वो फ्रीडम स्ट्रगल है संभवतः। तो ये उस नेहरू जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुझे ऐसा लगता है कि खौफ खाते थे उनकी लोकप्रियता से, और इसलिए उन्होंने विधान चंद्र राय को कहा कि वो अस्थि वगैरह सब उधर ही रखी। लोगों का इतना बड़ा दबाव था कि आज़ाद हिंद फौज के लोगों को बचाने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू, हालांकि मूल मुकदमा तो भोला भाई देसाई ने लड़ा लाल किले में जो हुआ, लेकिन काली कोट पहनकर नेहरू जी भी गए थे। तो वो अंग्रेज जो भारत से गए या जाने का उन्होंने फैसला किया, उसका मैं ये मानता हूँ कि दो बड़े कारण हैं। ये उनकी अपनी कमजोरी जो थी वो तो थी ही कि वो अब इस देश पर शासन नहीं कर सकते थे, लेकिन दो बड़ी घटनाओं ने उनको ये निर्णय पर पहुंचा भी दिया। और फिर उसके बाद उन दो बड़ी घटनाओं को समझकर हमारा नेतृत्व अगर उस समय काम करता तो सब मैं मानता हूँ कि स्वरूप दूसरा होता। पहली घटना थी नौसेना विद्रोह का और दूसरी घटना थी आज़ाद हिंद फौज के प्रति जो भारत में राष्ट्रीयता की लहर पैदा हुई, उसका खूब ढंग से ज़्यादातर इतिहासकारों ने वर्णन किया। परंतु जो भी हो, ये नियत से साक्षात्कार जो भारत का हुआ उसके नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनका योगदान भी है। परंतु ये कहेंगे कि ये एक बड़ा परिवर्तन, नए युग की शुरुआत तो शुरू होती है 2014 से। बाबूजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया युगांधर की टीम से बात करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने शेयर की उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे दर्शकों के लिए फिलहाल इतना ही, और दूसरे एपिसोड में बाबूजी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।